Okay. Hello. Yes. Good afternoon, everyone. Good afternoon, online. I hope I am perfectly audible. Hello. Yes. बच्चों, मैंने आप लोगों को वापस एक शीट भेजी अदर सोर्सेज की ग्रुप में, आपने देखी होगी। वो शीट में क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए हैं और एक चेंज किया है, वो आपको पहले बता देता हूँ। एक चेंज किया है बस मैंने उसमें, मतलब एक चीज ऐड और की है, वो भी देख लेना। मतलब पुरानी शीट डिलीट कर देना, है ना। वो जो शीट है वो डिलीट कर देना, क्योंकि उस डबल डबल रखने से मतलब नहीं है, क्वेश्चंस इसमें है ही सही। और मैंने यहां पर एक चीज ऐड करी है, बस अभी बताऊंगा क्वेश्चन कराते टाइम। ये वाली एक्चुअली वो जो अपन एलआईसी का डिस्कशन कर रहे थे ना, तो 5 लाख की जो प्रीमियम होती है, तो 5 लाख की प्रीमियम में जीएसटी को काउंट करना है या फिर नहीं करना है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशन है, तो वो मैंने क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पर ऐड किया है। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक वो बता देता हूँ आपको, रिकॉल कर देता हूँ फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी 56, 57, 58, 59 डीम चार्ज इंपॉर्टेंट होता है। डीम चार्ज के अंदर तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकम होती है। एक तो होता है गिफ्ट, एक होता है डिविडेंड, और एक होता है आपका रिसीट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस, है ना, लाइफ इंश्योरेंस। तो डिविडेंड तो हमेशा टैक्सेबल है बच्चों, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिविडेंड कहते हैं किसको है, तो एक तो था क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी और क्लॉज ई करके था। अगर अपन बात करते हैं क्लॉज ए के, सब क्लॉज ए के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ए, अगर कंपनी अपनी असेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। अगर कंपनी बोनस डिबेंचर्स देती है किसको, शेयर होल्डर को, या बोनस शेयर देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो इसको भी क्या कहते हैं, डिविडेंड अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। लिक्विडेशन के टाइम पे जो पेमेंट होता है तो वो भी डिविडेंड माना जाता है ना, दैट इज अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। बच्चों एक बात याद रखना, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को जो पेमेंट होता है उसको डिविडेंड नहीं मानते। जो कंपनी की शेयर कैपिटल का रिडक्शन होता है उस टाइम जो शेयर होल्डर को पेमेंट होता है तो उसको भी क्या मानते हैं, डिविडेंड। लेकिन देखो, बायबैक को डिविडेंड नहीं मानते थे, लेकिन अब बायबैक को क्या करने लगे हैं, डिविडेंड मानने लगे। तो एक नया क्लॉज आ गया है, सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज एफ। बायबैक के टाइम पे जो शेयर होल्डर को पेमेंट मिलता है उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, डिविडेंड। जो भी अमाउंट रिसीव होगा, जो भी अमाउंट रिसीव होगा, ये मत देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और नथिंग, आपको जो अमाउंट रिसीव होगा उसको क्या मान लेंगे, डिविडेंड। फिर है ना, मैंने आपको ये कहा था कि एक सेक्शन था, सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई, वो इंपॉर्टेंट था। एक कंपनी जो कि क्लोजली हेल्ड कंपनी जो लोन देती है, लोन किसको देती है, एक शेयर होल्डर को जो 10% या उससे ज्यादा के शेयर होल्ड करता है, या फिर एक किसी भी व्यक्ति को देते हैं, लेकिन किसके बेनिफिट के लिए देते हैं। जैसे मैंने बताया निखिल सर को मुझे पेमेंट करना था, मैंने निखिल सर को क्या दिलवा दिया, लोन, तो मेरे बेनिफिट के लिए निखिल सर को क्या कर दिया गया, पेमेंट, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, डिविडेंड। और तीसरा तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये कहा था कि लोन देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें 10% वाले का 20% या उससे ज्यादा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो लोन उसको दिया गया है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, डिविडेंड। मेरे बेनिफिट के लिए हो या मेरे बेनिफिट के लिए ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बच्चों, एक बात में वो कंफ्यूज और कर सकते हैं आप लोगों को, उस पर भी ध्यान रख लेना। जैसे वो 20% और मोर बोला है ना, अब मैं क्या करूंगा, उसको लोन देने के पहले 1% शेयर होल्डिंग कम कर दूंगा अपनी, तो मेरी शेयर होल्डिंग कितनी हो जाएगी, 19%। एनी टाइम ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, वो 20% कब देखने हैं, एनी टाइम ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर। लेकिन एक बात समझना, वो जो 10% देखना है ना, 10%, 10%, 10%, वो एट द टाइम ऑफ गिविंग दी लोन देखना है। तो अगर आपको किसी क्लाइंट को एडवाइस करनी हो कि साहब आप इस प्रोविजन से कैसे बचे, तो 20% में कम ज्यादा करके नहीं बच पाओगे, लेकिन कैसे बच पाओगे, 10% में, 20% में बच पाओगे, लेकिन कब, इस साल नहीं बच पाओगे, वो अगले साल, क्योंकि इस साल आपकी, अगले साल तो आपकी शेयर होल्डिंग, फिर अगले साल तक अपनी शेयर होल्डिंग 20% से क्या रखो, कम रखो। फिर अगर किसी कंपनी का मेन काम ही लोन देना होता है तो वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन रिसिट और डिक्लेरेशन विच एवर इज अर्लियर, ये बात थी, पक्का। डिविडेंड के बाद हम लोग आगे चले, गिफ्ट देख लिया था हमने। तो बच्चों गिफ्ट में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में देख लो कैपिटल असेट तो नहीं है, दूसरी स्टेप में देख लो कि उस कैटेगरी के अंदर तो नहीं आता है, और तीसरी कैटेगरी के अंदर क्या देखो, तीसरी कैटेगरी के अंदर आप ये देखो कि यार
जो आपको गिफ्ट मिला है वो लिमिट को क्रॉस करेगा तो ही क्या होगा, टैक्सेबल। और वो लिमिट को क्रॉस करने में एक बात ध्यान रखनी है कि जो एग्जम्प्ट है वो वाली चीजें काउंट नहीं करनी है। ये बात थी गिफ्ट की। फिर लाइफ इंश्योरेंस का मैंने ऐसा कहा था कि लाइफ इंश्योरेंस का जब आप आज लाइफ इंश्योरेंस हमारा मेजर टॉपिक होगा, मेरे को बहुत लगता है कि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो लाइफ इंश्योरेंस में हम डिटेल में डिस्कशन करें, उसके क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं। फिर ये तीन चीज के पहले क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्योंकि आप मैंने पास्ट अटेम्प्ट जितना भी एनालिसिस किया उसमें यही समझ में आ रहा है कि इन तीन, वैसे तो पास्ट में LIC का प्रोविजन नहीं था तो उसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने। गिफ्ट और डिविडेंड, गिफ्ट डिविडेंड के क्वेश्चंस आपको क्या मिलेंगे ज्यादा। देखो आपको पहले तो ये एग्जामिन करना है कि ये इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी। रेंटल इनकम इन केस ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड फॉर 3 इयर्स सॉरी, है ना। ये हाउस प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि एक बिल्डर होता है वो अपने स्टॉक इन ट्रेड को 2 साल तक होल्ड करेगा, है ना। डिडक्शन चल बेटा मैं बता दूंगा, अभी रुक जा, है ना। अभी क्वेश्चन में आएगा तो देखो बता दूंगा डिडक्शंस कैसे होते हैं। तो वो तो क्या होता है उसकी वैल्यू नील लेते हैं, लेकिन 2 साल के बाद उसको क्या करते हैं, डीम्ड टू बी लेट आउट कंसिडर किया जाता है। सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, आपको सेक्शन 28 पढ़ाऊंगा, तो सेक्शन 28 में क्लियर लिखा हुआ है सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म वो कहां टैक्सेबल होती है ना, PGBP के अंदर टैक्सेबल होती है, इट इज टैक्सेबल अंडर PGBP। फिर इसके बाद रेंटल इनकम ऑफ मशीन, अच्छा अदर सोर्सेज में हो सकती है, बिजनेस हेड में भी हो सकती है, अदर सोर्सेज में भी हो सकती है। देखो आपको मैंने क्या लिखा है, ये रेंटल इनकम के बारे में देखो यहां पर आपको लिख के दिया है, आप ये देखना, इसको अच्छे से पढ़ना। ये जो चीज है ना इसको लाइटली मत लेना, ये आपको लिस्ट बना दी, क्या करा आपके, आप जब ये चैप्टर को पढ़ने जाओ ना तो अपने दिमाग में ये रोड मैप देख लो, आपको इतनी इनकम पढ़नी है, इसके अंदर तो डिविडेंड स्पेशल है, गिफ्ट स्पेशल है, कैजुअल इनकम तो जो मिलेगी वो क्या रहेगी, टैक्सेबल। लाइफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन कहां देखना है अपन को, गिफ्ट में, डिविडेंड में और अमाउंट रिसीव्ड। बाकी जगह तो क्या होगा, जो अमाउंट रिसीव होगी वो क्या होगी, टैक्सेबल। जैसे यहां पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन मैंने आपको यहां पर एक पॉइंट लिख के दिया है कि कौन कौन सी इनकम 7, 8, 9, 10 और 11 तभी अदर सोर्सेस में आती है जब ये PGBP में या किसी और हेड में नहीं आती। फिर नेक्स्ट है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अदर्स कुछ भी कर लो बच्चों, है ना। वो बोल रहा है मेरा बिजनेस ही यही है, मेरा बिजनेस ही यही है, तो भैया तो भी मुझे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हमेशा क्या आएगी, अदर सोर्सेस में आएगी। फिर सैलरी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अदर सोर्सेस। बच्चों कल मैंने आपको क्या लिखवा दिया था इसके बारे में कि वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी अलावेंस और डेली अलावेंस मिलते हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम। देखो मैंने यहाँ पे पूरा एक स्पेशल दे रखा है किसका, टैक्सेशन ऑफ MP MLA। तो जो उनको सैलरी मिलेगी वो क्या करते हैं ना, टैक्सेबल, उसकी 50,000 या 75,000 की कोई डिडक्शन मत देना, लेकिन ये डेली अलावेंस और कॉन्स्टिट्यूंसी अलावेंस की क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। जैसे वो याद है फॉरेन अलावेंस और पर्क्स क्या होते हैं, एग्जाम्प्ट होते हैं, वो उनके लिए जो एम्बेसी में काम कर रहे हैं, तो वैसे उनके लिए इनके लिए ये वाली इनकम एग्जाम्प्ट होगी। आज तक बना नहीं है क्वेश्चन लेकिन बन सकता है। बेटा रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन, अदर सोर्सेस, गिफ्ट है तो, है ना, गिफ्ट कहते हैं इसको। तो इन केस ऑफ रिटायरमेंट इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इज प्रोविडेंट फंड इज अनरिकॉग्नाइज्ड। यार इसने वो सैलरी का पूछ लिया पॉइंट, आपको याद है URPF से जब अपन विड्रॉ करते हैं तो एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एक इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। तो जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है वो तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, और जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होता है वो अदर सोर्स है। मतलब ये देखो मैंने क्वेश्चन मिक्स करके अलग अलग जगह से पूछा। फिर नेक्स्ट है रेंटल इनकम इन केस ऑफ अ पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट कमर्शियल प्रॉपर्टी। किसी का बिजनेस ही क्या है, बिजनेस ही क्या है, आपका रेंट पे देने का, तो फिर आपका कौन सा अप्लाई होगा, PGBP। रेंटल इनकम इन केस ऑफ पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट कमर्शियल प्रॉपर्टीज, तो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, का बिजनेस ही क्या है, लेट आउट करना। तो एक ऐसा क्वेश्चन था जो पूछा गया था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट नंबर
क्वेश्चन नंबर 2 पे, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर चार्जेबल टू टैक्स एंड अमाउंट लाइबल टू टैक्स, ये डिटरमाइन करके देना है। देखो ये चैप्टर की औकात कितनी है, सिर्फ 2 या 4 नंबर की। अगर बड़ा क्वेश्चन बना तो वो किससे बनेगा, गिफ्ट डिविडेंड या फिर कैजुअल गिफ्ट डिविडेंड या फिर LIC। सम रिसीव्ड 1,20,000 as gift from non-relatives by Raj on the occasion of marriage of his son Praveen। एग्जाम्प्ट है ना, टैक्सेबल है, क्योंकि बेटे की शादी पे ससुर जी को क्या मिला है, पापा को क्या मिला है, टैक्सेबल है। दिस एग्जाम्पशन, अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, तो ये टैक्सेबल है। दिस एग्जाम्पशन अंडर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56 to 10 would be available, gift is received by the gift is related from the relative or gift is received on the occasion of marriage of the individual himself। बात खत्म हो जाती है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन बच्चों क्या करते हैं, बेटा गिफ्ट मिला है नॉन रिलेटिव से, बच्चे क्या कर आदित्य, गिफ्ट मिला किससे है, नॉन रिलेटिव से। अ सम ऑफ रुपीज 1,20,000 वर रिसीव्ड एज गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स बाय राज ऑन द ओकेजन। बेटा उसका बेटा है प्रवीण, प्रवीण की शादी पे राज को गिफ्ट मिला है नॉन रिलेटिव से, समझा। अब यार ये तो सबको पता है बच्चों, है ना, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन कहां टैक्सेबल होता है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। अच्छा, मर्केंटाइल बेसिस पे होता है कि रिसीट बेसिस पे होता है, इस साल जितने भी मिला हो वो पूरा की पूरा क्या रहेगा, टैक्सेबल। एक चीज याद रखना, कितने परसेंट माइनस करने के बाद, 50%, ये टैक्सेबल रहेगा। और मिला कितना है आपको, 96। ये बोल रहे हैं कि कुछ 23-24 से रिलेटेड है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। 40% रिलेट टू दैट ईयर, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। As per section 145B, interest received by an assessee on enhanced compensation shall be deemed to be the income of the year in which it is received। तब उसको रिसीव हुआ है, और 50% की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों, ऑन 10/10/2024 मिस्टर गोविंद द बैंक एम्प्लॉय रिसीव्ड, फिर ऑलमोस्ट सेम ही है, 5 लाख टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। तो आउट ऑफ, अब देखो इसमें थोड़ा चेंज कर दिया उनने, आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट 1.5 लाख रिलेट टू व्हाट्स द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 1,65,000 रिलेट टू 18-19, 1,85,000 रिलेट टू 19-20, और ही इंकर्ड 50,000 बाय द वे ऑफ लीगल एक्सपेंसेस टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन सच एनहांस्ड कंपनसेशन। अच्छा क्वेश्चन, जैसे जो अब क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिसने प्रोविजन पढ़ा है वो कर देगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसको बोलेगा ये क्या पूछ लिया एग्जाम में। तो होगा क्या, किसी भी साल का मिला हो इस साल क्या होगा, टैक्सेबल। और एक्चुअल खर्चों से बच्चों मतलब नहीं है, कितना माइनस करेंगे, फ्लैट भाई 50% माइनस करें ना, उसके बाद काय के एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस होंगे इसके अंदर। तो यहां पर यही आएगा, सेक्शन 145B प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एसएससी ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन शैल डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द ईयर इन व्हिच इट इज रिसीव्ड। फिर states that section 56 subsection 2 state that income shall be taxable from income from other sources, 50% of income shall be allowed as deduction। 57 में लिखा है कि क्या मिलेगी, डिडक्शन। अच्छा, इनकम मान, इसमें क्या 3 सेक्शन लग रहे हैं, अगर आप कभी याद रख पाओ तो, है ना, कभी ये याद रख पाओ तो देखो, मैं आपको क्लॉजेस याद रखने के लिए नहीं कहूंगा, सेक्शन याद रखने के लिए बोल सकता हूँ। देखो सेक्शन 145B जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का सेक्शन है, कि बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, अक्रूवल बेसिस पे करना है कि कैश बेसिस पे करना है। तो 145B बोलता है कि भले ही आप मर्केंटाइल बेसिस पे कर रहे हो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन टैक्सेबल कैसे होगा, रिसीट बेसिस पे। इतनी बात किसने बोली, 145B ने बोली। अब वो टैक्सेबल तो होगा, कौन से हेड में होगा, तो 56(2) ने कहा कि वो टैक्सेबल कहां होगा, अदर सोर्सेज में। और जो भी टैक्सेबल होता है तो उसमें खर्चे भी तो क्या करते हैं, माइनस। तो खर्चे माइनस करने के लिए 57 ने कहा कि भैया आपको वो 2 बार में डिवाइड किया था, एक जनरल डिडक्शन और एक था स्पेसिफिक। जो स्पेसिफिक है तो उसमें याद रखना है कि वही खर्चे क्या होंगे, माइनस। तो 50% की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। बेटा काइंड में जैसे कंपनी के पास कोई स्टॉक इन ट्रेड था, तो कंपनी ने स्टॉक इन ट्रेड डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया। ओके तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कंसीडर्ड एज डिविडेंड। चलिए नेक्स्ट इज द फॉलोइंग डिटेल्स हैज बीन फर्निश्ड बाय मिसेस हेमाली फॉर द ईयर 31/3/25। अब अच्छा हेमाली को क्या हुआ है, हेमाली को क्या हुआ है, चलो देखते हैं।
उसको गिफ्ट मिला है कितने का, 51,000 का। अच्छी बात है, मिलने तो कैश गिफ्ट मिला है। तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, सम ऑफ मनी या प्रॉपर्टी। चलो मनी आ गई ना, 50,000 से क्या हो गई ज्यादा। अब देखते मिला कब है, फ्रॉम हर फ्रेंड, तो फ्रेंड तो रिलेटिव नहीं है। ऑन ओकेजन ऑफ हर वेडिंग फंक्शन, नहीं शती, वेडिंग फंक्शन सेलिब्रेटेड ऑन हर हस्बैंड कंप्लीटिंग 60 इयर्स ऑफ ए, क्या मालूम क्या लिख रहे, टैक्सेबल है। हाँ मतलब ये जानबूझ के क्या कर रहे हैं, आपको जो बच्चा को सोच रहे कि वेडिंग वेडिंग वेडिंग, अरे एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, श्री एनिवर्सरी लिखो ना, क्या बात कर रहे हैं, हमको समझ में आता सब। एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल इज exempt. This provision is however not applicable to a cash deed received during a wedding function celebrated on completion of 60 years of age. द गिफ्ट ऑफ 51,000 क्या हो जाएगा बच्चों, टैक्सेबल हो जाएगा। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। ऑन दी अबाउ ओकेशन, इसी ओकेशन पे उसको क्या मिलता है, नेकलेस। अच्छा सुनो, कैश की लिमिट अलग है और मूवेबल की लिमिट अलग है। अच्छा नेकलेस कितने का मिल गया, 2 लाख का। वॉज प्रेजेंटेड बाय हर सिस्टर लिविंग इन दुबई, तो भाई जो बहन कहाँ रह रही थी, दुबई में, उससे क्या मिला है, नेकलेस मिला है। तो बेटा तो बहन बहन तो क्या होती है, रिलेटिव होती ना, एग्जाम्प्ट है बच्चों, है ना। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 to 10 आर नॉट अट्रैक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम अ रिलेटिव, सो दिस गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल। व्हेन शी सेलिब्रेटेड हर डॉटर्स वेडिंग, अपनी बेटी की शादी जो उसने एंजॉय की है, सो 21/2/2025 मतलब अपना ही साल है। हर फ्रेंड, उसका फ्रेंड असाइन इन मिसेस हेमालीज फेवर एफडी, उसको क्या दे दी है, फ्रेंड ने एफडी दे दी। 50 के ऊपर वाला पूरा टैक्स, बेटा 50 क्रॉस करते थे पूरा टैक्सेबल, 51,000 पूरा टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल। और 10 लाख में याद रखना, वो जो 10 लाख कोविड वाला था ना, 10 लाख से ऊपर वाला टैक्सेबल, ठीक है। अब सुनो ना, 52,000 की एफडी दे दी बच्चों। अब बताओ 52,000 की एफडी, मनी तो नहीं है, रोकड़ तो नहीं है, ये प्रॉपर्टी भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है। प्रॉपर्टी मतलब होता है कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट जो कहां डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। अब बच्चों इसको क्या करें, टैक्सेबल करें कि ना करें। देखो ना, एक बात बताऊं, टैक्सेबल होता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ना तो ये मनी है ना तो ये प्रॉपर्टी, तो टैक्सेबल नहीं होगा। 2 व्यूज आर पॉसिबल, आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 व्यूज पॉसिबल है। हम ऐसे तो क्या होगा पता है, एक्चुअली टैक्सेबल हो जाएगा, मैं बताऊं, नहीं तो पूरी दुनिया में लोग क्या करेंगे, कैश गिफ्ट नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, एफडी करेंगे और फिर गिफ्ट करेंगे। तो बेटर है कि 2 व्यूज लिख दो। अभी एग्जाम के लिए तो कितने व्यूज लिख दो, 2 व्यूज। यहाँ पे लिखा है टू बी exempt फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी द प्रॉपर्टी शुड बी रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल। पहले तो ये लिखा, उसकी बेटी की शादी पे उसके फ्रेंड ने इसको क्या कर दी, एफडी दे दी। बेटी को ही दे देता ना, क्या समस्या थी, ऑफ द इंडिविजुअल, देयरफॉर दिस एग्जम्पशन प्रोविजन इज नॉट अट्रैक्टेड, ये तो एग्जम्पशन मिल ही नहीं रहा। एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन इफ एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड 50,000 हैज नॉट बीन डिफाइंड। भाई सम ऑफ मनी को डिफाइन नहीं किया है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि एफडी भी क्या है, सम ऑफ मनी, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन दोनों का भी बोल देंगे। देयरफॉर देयर आर 2 पॉसिबल व्यूज। अब ना ये क्वेश्चन अपन 2 पॉसिबल व्यूज लिखने पड़ेंगे, इसमें 2 पॉसिबल व्यूज है। फिक्स डिपॉजिट डज नॉट फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ सम ऑफ मनी। इट मे बी नोटेड दैट फिक्स डिपॉजिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 56 to 10 आर नॉट अट्रैक्टेड। तो ना तो वो प्रॉपर्टी है ना तो वो सम ऑफ मनी है, तो 56 to 10 अट्रैक्ट ही नहीं हुआ। However, another possible view is that fixed deposit is assigned in favor of Mrs. Hemali falls within the meaning of sum of money received. So दोनों व्यूज क्या होंगे पॉसिबल। अगर सेकंड व्यू आप लेते हैं तो जो होल अमाउंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। If first view is taken, the total amount chargeable to tax would be cash gift received from a friend on, ये तो टैक्सेबल होगा ही सही बेटा। और दूसरा व्यू लेंगे तो एफडी को भी क्या मानेंगे, कैश। तो एफडी को भी जब अपन कैश मानेंगे तो फिर उस केस में जो आपको 52,000 मिले वो भी क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। तो आपकी टोटल टैक्सेबल कितने हो जाएंगे, 51,000 प्लस 52,000। और अगर आप एफडी को बोलते हो कि हम तो इसको कैश नहीं मानते, यानी सम ऑफ मनी नहीं मानते हैं और ना ही इसे हम क्या मानते हैं, प्रॉपर्टी, तो फिर आपका आंसर रहेगा कि सिर्फ 51,000 ही क्या रहेगा, टैक्सेबल। ऐसा
तो दोनों व्यू लिखकर आने बच्चों, दोनों व्यू लिखकर आने। जनरली इंटर में कम पूछते हैं, लेकिन जब भी पूछेंगे तो अगर ये दोनों व्यू लिखेगा उसको मार्क्स अच्छे। ये अब जैसे ये क्वेश्चन आएगा, ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। आप देखो ना ये क्वेश्चन है कितने अच्छे। अगर पीजीवीपी के क्वेश्चन देखने जाओ तो उसमें दिमाग खराब हो जाता है, हर चैप्टर घुसा देते हैं उसके अंदर वो। इसमें तो क्या है, नॉर्मल बात करते वो लोग। नेक्स्ट, मिस्टर बी ट्रांस। अब देखो यार एक चीज और है, गिफ्ट किसके एंगल से होता है बच्चों? गिफ्ट किसके एंगल से होता है? एक होता है ट्रांसफरर, यानी ए ने बी को गिफ्ट दिया तो ये हो गया ट्रांसफरर और ये हो गया ट्रांसफ्री। तो अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा है ना बच्चों, वो क्या पढ़ा है? बी के एंगल से, जिसको रिसीव हो रही है, जिसको असेट क्या हो रही है? रिसीव। तो इसके एंगल से क्या लगता है? 56 टू 10। और ए ने असेट ट्रांसफर करी है तो उसके एंगल पे क्या लगता है बच्चों? कैपिटल गेन्स। अब वो लोग क्या करते? मर्ज करते। किसको मर्ज करते? कैपिटल गेन्स को मर्ज करते और साथ में अदर सोर्सेस को मर्ज करते हैं। अभी मैंने आपको कैपिटल गेन्स पढ़ाया नहीं है, तो अभी हम कैपिटल गेन्स के प्रोविजन को इग्नोर कर देंगे। हम सिर्फ किसके एंगल को देख लेंगे? आपको याद है मैं कह रहा था कि वो मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ढूंढे हैं जिसके वो कंबाइन करके क्या करते हैं क्वेश्चन। उसमें अपन जैसे आपको पढ़ाऊंगा, ये 56 टू 10 करके रहेगा, एक 50 सी करके रहेगा, एक 43 सी ए करके रहेगा, एक 194 ए करके रहेगा, 194 एल ए करके रहेगा। एक अगर अपन बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे मैंने सेक्शन को मर्ज करके आपको ऐसे 15-20 कॉम्बिनेशन में सोच रहा हूं और वो करवाऊंगा आपको, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हमको मल्टीपल चैप्टर्स को कंबाइन करते हुए आया है। बट वो लास्ट में करेंगे, चल जाएगी बेटा। इफ यू राइट सेक्शन, बहुत ही अच्छी बात है, मजा आएगा, थोड़ी कॉमन लैंग्वेज भी चल जाएगी। बच्चों इधर देखो ना, मिस्टर बी ट्रांसफर्ड 500 शेयर्स टू मिसेस बी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड for rupees 3 lakh when the fair market value was 5 lakh. The index cost of acquisition for the share for Mr. B was computed at 4,45,000. बच्चों हुआ क्या, जरा इधर देखो ना, देखो इधर हुआ क्या है पहले ही बताइए। मिस्टर बी ने कितने शेयर ट्रांसफर करे? 500 शेयर ट्रांसफर करे हैं। 500 शेयर ट्रांसफर करे हैं किसको? मिसेस बी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को। कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कुछ प्रॉपर्टी देता है या फिर सम ऑफ मनी देता है, तो जिसको मिल रहा है उसके लिए क्या होगा ना। तो अब देखिए यहां पर जो बी है उसका एंगल की बात नहीं कर रहा हूं अपन, अब किसके एंगल की बात करेंगे? मिसेस बी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा शेयर्स कहां पर आएंगे बच्चों? शेयर्स कैश में तो नहीं, मूवेबल में आएंगे। अब मूवेबल उसको क्या मिले हैं? विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये चेक करते हैं। तो ऑन रुपीज 3 लाख व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू वाज कितना बेटा? 5 लाख। मतलब 5 लाख के शेयर्स को कितने में मिल गए? 3 लाख में मिल गए। 3 लाख में मिल गए तो कितने का फायदा हो गया? 2 लाख। ये था शेयर्स विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर 50,000 से क्या होते हैं ज्यादा, तो पूरी अमाउंट क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। तो जो बी है जो मिसेस बी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उसके लिए पूरे 2 लाख रुपए क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। बच्चों बी के एंगल से क्या होगा? तो बी के एंगल से क्या होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा वहां पे एक सेक्शन 50 सीए करके वो लग जाता है। तो सेल कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे माइनस करते हैं, अभी उस पर नहीं जाते, क्यों अपन दिमाग लगाए, अभी सिर्फ जहां है वहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, 50 सीए करके है यहाँ पे, ठीक है। Any movable property received for inadequate consideration by a person is chargeable to tax under 56 to 10 if the difference between aggregate fair market value of the property in consideration exceeds 50,000. The share received by Mrs. B Company Private Limited for inadequate consideration is chargeable to tax to the extent of rupees 2 lakhs. What will happen from the B's point of view will see in a different chapter. चलो सेकंड पॉइंट पढ़िए 5th का और बताइए इसमें क्या होगा। मिस्टर मतलब चीज इज एम्प्लॉयड इज इन अ कंपनी विद टैक्सेबल सैलरी इतनी मिल रही है, सम ऑफ रुपीज, आत्मा चैरिटेबल ट्रस्ट से उसको खर्चे के लिए पैसे मिले। बहुत इजी है रे, बहुत इजी है। ट्रस्ट से मिलता है तो क्या होता है? एग्जम्प्ट है। उनको मिलता है तो भी क्या होता है? एग्जम्प्ट है। 12 अच्छा 12 डबल ए और 12 ए बी वाले हो गया ना, खत्म हो गया ना।
द प्रोविजन ऑफ 56(2)(10 वुड नॉट अप्लाई। बेटा है ना, अपन करेंगे, तो डोंट वरी। मैं वो जितने मैं क्या करूंगा देख कुशल, अभी कराऊंगा बहुत शॉर्ट में बता दूंगा। मैं जब आपको डिटेल में डिस्कशन कराऊंगा ना 50C 43CA 50CA एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा। अभी मुझे टाइम, फिर मैं डबल टाइम नहीं दे सकता ना, रेस्ट्रिक्टेड टाइम है मेरे पास। द प्रोविजन ऑफ 56(2)(10 वुड नॉट अप्लाई टू सम ऑफ मनी और रिसीप्ट। तो इतना पढ़ लोगे आपको समझ में, टैक्सेबल नहीं है भाई। चलो नेक्स्ट इज डिस्कस द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट अंडर सेक्शन 56(2)(10। बच्चों रिलेटिव की डेफिनेशन आपको याद करो तो रिलेटिव में मैंने कहा था एचयूएफ के मेंबर भी क्या होते हैं। अच्छा मेरी एचयूएफ है तो मेरी एचयूएफ मैं और मेरी वाइफ, तो ये मेरी एचयूएफ है, तो मेरी यहाँ मेरी जनरेशन जो है उस एचयूएफ की क्या रहेगी पार्ट। उस एचयूएफ में ना मेरी बहन आएगी, ना मेरे भाई आएंगे, ना मेरे पापा आएंगे, ना मेरी मम्मी आएंगी, ना कोई और आएगा। ठीक है, तो याद रखना कि एचयूएफ कैसे कहां से स्टार्ट हुई है। तो अखिल से एचयूएफ लिखा है इसके अंदर, तो अखिल और अखिल की बीवी और अखिल के बच्चे, उनकी पत्नियां, बच्चों की पत्नियां ही कहां पर आती है, आपकी एचयूएफ में आती है। तो अखिल एचयूएफ कैपिटल गेन तो लगेगा बेटा उसके ऊपर, 50CA तो लगेगा ही। अखिल्स एचयूएफ रिसीव्ड 75,000 इन कैश फ्रॉम नीज। नीज कौन है, नीज मतलब क्या होता है? हाँ, डॉटर्स ऑफ अखिल सिस्टर। अरे अखिल की सिस्टर ही अखिल के एचयूएफ में नहीं आएगी तो उसकी बेटी कहां से आएगी? तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगा। 50,000 से ज्यादा हो गया, पाप कर दिया आपने साहब, क्या बात कर दी, पूरा की पूरा 75,000 टैक्सेबल। 3 लाख। अच्छा कीर्ति आपका डाउट रह गया ऊपर बच्चे, 3 लाख ही, 3 लाख क्यों नहीं बेटा, 3 लाख की 3 लाख में बेचा, 3 लाख में कंपनी को दिया, औकात कितने की थी, 5 लाख की। तो बेटा डिफरेंस ही तो गिफ्ट होता ना, क्या बात कर रहे हैं आप, डिफरेंस ही तो गिफ्ट होता। 5 लाख की चीज 3 में मिल गई ना आपको, 3 लाख कैसे बोल रहे हैं आप? ऐसा देखो ना, फेयर मार्केट वैल्यू में से जो उसकी कंसिडरेशन आपने पे करी वो। नेक्स्ट, नितिशा, नितिशा a member of her father's HUF transferred a house property to the HUF without consideration। नितिशा a member of father HUF, नितिशा अपने फादर की HUF की मेंबर है। अरे एग्जाम्ट है ना बच्चों, एग्जाम्ट है, क्या समस्या है, एग्जाम्ट है, क्योंकि नितिशा के लिए तो उसके फादर की HUF तो क्या होगी, मेंबर आएंगे ना, तो नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। सिंस नितिशा इज अ मेंबर ऑफ द HUF, शी इज रिलेटिव ऑफ द HUF। ठीक है। मिस्टर अक्षत रिसीव्ड 100 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, उसको 100 शेयर्स मिले हैं ए लिमिटेड के फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ 25th मैरिज एनिवर्सरी है। द फेयर मार्केट वैल्यू, ना 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 ना, 50,000 से ज्यादा कहां हुए रे, 50,000 से ज्यादा होंगे तो क्या होंगे? नहीं नहीं नहीं, दो चीज मिली है, दो चीज, दो गिफ्ट मिल गए यार, दो गिफ्ट मिल गए अक्षत को, ऐसा कैसे हो गया? तो 100 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, 10,000। 10,000 इसको अच्छा 10,000 और ये भी 45,000 भी क्या मिल गए विदाउट कंसिडरेशन। तो विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो किससे ज्यादा हो गया, 50 से। अक्षत बेटा ला इधर आ, टैक्स दे इधर आ, 55,000। एग्रीगेट देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, किसी बात कर रहे हैं आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट है किशन HUF गिफ्टेड अ कार। बेटा मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, कैपिटल एसेट ही नहीं है, कैपिटल एसेट ही नहीं है। कार इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। हाँ, पर्सनल मूवेबल आइटम। हाँ, निराली का कहना है कि सर क्या होता, वो जो ना 10,000 के शेयर है ना, वो 10,000 रुपए के शेयर जो है वो 2,000 में मिल जाते, कितने में मिल जाते, 2,000 में। तो कितने का फायदा हुआ, 8,000। और वो 45,000 के जो थे ना वो आपको विदाउट कंसिडरेशन मिल जाते। तो होता क्या, फिर दोनों की लिमिट क्या होती, अलग अलग अप्लाई। तो आप उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट होते तो उनको एडवाइस कर सकते थे कि साहब क्या कर, कुछ रुपए 50-100 रुपए किस में कर दे, एक के अंदर कंसिडरेशन ले ले, तो दोनों एक विदाउट हो जाएगा और एक क्या होगा, विदाउट एडिक्वेट।
तो ऐसे फायदा हो सकता था। लेकिन कितना ही बचा लोगे, लिमिट ही कितनी रख रखी है सरकार ने, 50 ही कर रखी है। सर एक बार है ना, आप वो बताइए रिलेटिव एचयूएफ में कौन कौन रिलेटिव होता है। अब जैसे यार, रवि, रवि की बीबी, हाँ मतलब इनके सन, डॉटर, अब सन की वाइफ, और फिर इनके बच्चे, बच्चे वन बच्चे टू, इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, हस्बैंड नहीं आते रे, दामाद जी नहीं आते रे, दामाद जी नहीं आते, दामाद जी नहीं आते हैं ना, तो इस तरीके से होता है, ये होते हैं। तो रवि, रवि के ना भाई बहन होंगे, ना रवि के पापा मम्मी होंगे, ठीक है। रवि की फैमिली मतलब रवि की फैमिली। दामाद जी मत कर देना बेटा, है ना, दामाद जी नहीं आते। बच्चे की पत्नी यानी बहू, वो आती है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन अच्छा है, बाकी तो सब ऐसे ही थे। मिस्टर ए अ डीलर इन शेयर्स, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वर्ड को समझना। मम्मी पापा नहीं आते एचयूएफ में, नहीं आते बच्चे, क्या बात कर रहे हैं। मम्मी पापा की एचयूएफ अलग रहेगी, उसमें तू आ जाएगा, है ना, वो आ जाएगा ना उसकी मम्मी पापा की एचयूएफ में। मिस्टर ए, आदित्य तेरी एचयूएफ अभी चालू नहीं हुई, तेरी एचयूएफ जैसे तेरी शादी होगी ना, तेरी एचयूएफ तू चालू कर सकता, वो फिर आगे बढ़ा सकता। मिस्टर ए अ डीलर इन शेयर्स, अ डीलर इन शेयर्स रिसीव द फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा यार सुनो ना, डीलर इन शेयर से एक बात याद रखना, अब इसको ना कुछ भी गिफ्ट मिलेगा तो रिसिपिएंट के एंगल से कैपिटल असेट नहीं। अच्छा डीलर इन शेयर्स को शेयर्स ही मिल गए तो भैया 56(2)(10) एप्लीकेबल नहीं है। डीलर इन शेयर्स को भी शेयर्स मिल गए तो उसको 56(2)(10) थोड़ी लगे, क्योंकि वो तो स्टॉक इन ट्रेड है, और स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट दी प्रॉपर्टी। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, जनरली शेयर्स मिलता है तो क्या होता है, कैपिटल गेन, सॉरी 56(2)(10) लग जाता है, लेकिन यहां नहीं लगेगा। अच्छा उसको कैश गिफ्ट मिला ऑन इज एनिवर्सरी 75,000 का, यार ये तो टैक्सेबल है, ये तो टैक्सेबल है। 75,000 रुपए क्या होंगे, तो कैश गिफ्ट अंडर सिंस इट एक्सीड 50,000, ये 75,000 पूरे के पूरे क्या होंगे, टैक्सेबल। फिर बुलियन, अच्छा बुलियन ये शेयर का ट्रेडर है, गोल्ड सिल्वर का थोड़ी है। उसको बुलियन मिल गए कितने के, फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 ऑन इज बर्थडे, तो भैया बुलियन मिल गए, तो बुलियन जो है ये भी 50,000 से क्या हो गए ज्यादा, कैश की अलग मूवेबल की अलग, तो मूवेबल में आएगा ना, ये आएगा भैया। सिंस द बुलियन इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, बुलियन रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन द सेम इज टैक्सेबल, 50,000 को 60,000 रुपए टैक्सेबल कर दो भाई। उसको प्लॉट मिला भैया, प्लॉट मिला यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली, द प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद 1 जुलाई 24 को, द स्टैम्प वैल्यू ऑफ विच इज 5 लाख। बेटा सिंगल ट्रांजेक्शन देखते, 50,000 को क्या होगा ज्यादा, तो पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू की स्टैम्प वैल्यू, स्टैम्प वैल्यू उसकी स्टैम्प वैल्यू, स्टैम्प वैल्यू, ये 5 लाख रुपए क्या हो जाएंगे पूरे टैक्सेबल। ये तीन चीज हो गई। अब देखो मिस्टर ए, मिस्टर ए ने क्या कांड करे, मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी हु इज डीलर इन शेयर। एक मिनट बस बस,
बेटा मैंने बोला ही नहीं अभी तक, 2 मिनट, जैसे कनेक्ट कर रहा हूँ यार, हो रहा है। कनेक्ट हो जा। देखो, मिस्टर ए मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी हुई डिलीडेंट शेयर 1000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब क्या हो रहा है यार ये, सरी परेशानी। हाँ यार, अब वो करना ही है बेटा, अब बदलना ही पड़ेगा उसको। आईपैड पे समस्या नहीं, कनेक्टर पे समस्या है। अब देखो बेटा, ये देखो, मैं ये वाली बात आगे नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जो शेयर्स मिले हैं, वो शेयर्स मिले हैं तो वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो उसको भूल जाओ। देखो यहाँ लिख पढ़ लेते हैं। डिफरेंस ऑफ 2 lakhs in the value of shares of X Limited purchased from C a dealer in share is not taxable as it represent the stock in trade of Mr. A। अच्छा, देने वाले का स्टॉक इन ट्रेड देखना है कि रिसिपिएंट का स्टॉक इन देखना है? रिसिपिएंट। आपको बोलते देने वाले का स्टॉक इन ट्रेड है लेकिन रिसिपिएंट की कैपिटल एसेट है, तो फिर तो क्या होता है, टैक्सेबल। तो सर इस वाले, हाँ ये 56 to 10 में तो 56 to 10 में तो नहीं आएगा बच्चों, लेकिन सुनो ना, एक सेक्शन 28 भी है। सेक्शन 28 पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है, उसमें ना नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स पर्क्स आउट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से क्या मिल जाते हैं, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है वो वहां क्या हो सकती है, टैक्सेबल। तो यहाँ टैक्सेबल चलो नहीं है, लेकिन वहां पर देखो टैक्सेबिलिटी आ सकती है। इनकम टैक्स तो पागल थोड़ी है, तो हर कोई इंसान गिफ्ट लेने के पहले दुकान खोल के बैठ जाएगा भाई, गोल्ड का ज्वेलर बन के बैठ जाएगा और गिफ्ट ले लेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नॉट पॉसिबल। फिर नेक्स्ट है, फर्दर ऑन 1 नवंबर 2024 मिस्टर ए, अरे है कौन मिस्टर ए ना, अपन को उसके एंगल से देखना है। मिस्टर ए टुक पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, उसने एक ऑफिस की बिल्डिंग खरीदी, बुक्ड बाय हिम 2 years बैक, है ना, ये एक अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, देखना यहाँ ध्यान से देखना। बुक्ड बाय हिम 2 years बैक, कितने में बुक किया था, 20 लाख पे। स्टैंप वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1 नवंबर 24, उसने पोजेशन कब लिया बच्चे, आज लिया, तो आज की स्टैंप वैल्यू कितनी है, 32 लाख। एंड दी ऑन ऑन द डेट ऑफ बुकिंग वॉज कितना था, 23 लाख। यार देखो, दो स्टैंप वैल्यू दे दी, एक तो एग्रीमेंट की स्टैंप वैल्यू और एक दे दी उसने पोजेशन की, रजिस्ट्री की क्या कर दी, स्टैंप वैल्यू। अच्छा आपको याद करो कब की वैल्यू लेते हैं, एग्रीमेंट की। अगर एग्रीमेंट की वैल्यू लेते हैं, अगर एग्रीमेंट के दिन, बुकिंग के दिन कुछ भी पेमेंट प्रिस्क्राइब मोड से हो जाए, तो ही हैड पेड 1 लाख बाय द अकाउंट पे ही चेक,
ऑन कब कर दिया था, ऑन द डेट ऑफ बुकिंग। तो बच्चों मुझे बताओ 32 लाख से मतलब है कि 23 लाख से मतलब है? अब देखो हुआ क्या है, हुआ क्या है, 23 लाख की चीज उसको कितने में मिल गई, 20 में। ये था इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। इसकी लिमिट कितनी होती है, 50,000 और 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। तो आपको गिफ्ट कितने का दिख रहा है, 3 का, 3 का गिफ्ट दिख रहा है। लेकिन आप देखो 2 लाख का 10%, 20 लाख का 10% करोगे तो कितना आएगा, 2 लाख। देखो ये इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है 3 लाख। कितने तक का डिफरेंस चलेगा, 50,000 और 2 लाख विच एवर इज हायर। तो 2 लाख तक का चलता, लेकिन ये तो 3 लाख का हो गया। जैसे ही लिमिट क्रॉस हुई पूरा अमाउंट टैक्सेबल, ये 3 लाख पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। और ये आ जाएगा आपका 9,35,000, ये अमाउंट टैक्सेबल होगी। अच्छा क्वेश्चन था ये अपने आप में। अच्छा देखो मैंने इतने क्वेश्चन अदर सोर्सेज के लिए इनफ है, अगर प्रोविजन आपने ढंग से पढ़ रखे हैं तो। अब अपने को किसके क्वेश्चन करने, वो एलआईसी वाले के, है ना। एलआईसी वाले के क्वेश्चन के लिए आप मॉड्यूल रेफर कीजिएगा, मॉड्यूल रेफर कीजिएगा। मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे केसेस दे रखे हैं। लास्ट वाला बेटा कौन सा, अच्छा लास्ट वाला पॉइंट बचे, सुन 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 सुन, क्या होता है, आपको वापस देख ले वाले पॉइंट में। आपने खरीदी कितने में प्रॉपर्टी बेटा, 20 लाख में। एक्चुअल कंसिडरेशन कितनी है, 20 लाख। जो स्टैंप वैल्यू है वो कितनी है, 32 लाख। और जिस दिन एग्रीमेंट किया था उस दिन स्टैंप वैल्यू कितनी है, 23 लाख। तो याद रखना जब दो स्टैंप वैल्यू हो ना, दो स्टैंप वैल्यू, तो दो में से कौन सी चूज करनी है। तो ये एग्रीमेंट वाली बुकिंग वाली चूज कर लेना। जिस दिन आपने टोकन मनी दिया था ना, एग्रीमेंट किया था, बुकिंग किया था, तो वो चूज कर लेना, वो आप चूज कर लेना। वो आपने चूज कर लिया कब, जब आपको कुछ भी पेमेंट एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले प्रिस्क्राइब मोड से मिले हो। तो बच्चों आपको 1 लाख रुपए प्रिस्क्राइब मोड, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस सब प्रिस्क्राइब मोड होते हैं। तो आपको मिल गए थे उस दिन, तो हमने कौन सी वैल्यू ले ली, 23 लाख। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे बच्चे, 23 लाख की चीज कितने में मिल गई, 20 लाख में। तो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन है, तो ये कितना फायदा दिख रहा है आपको, 3 लाख का फायदा दिख रहा है, 3 लाख का फायदा दिख रहा है। तो ये 3 लाख का फायदा है। कितने तक का लिमिट चलेगी, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन की लिमिट कितनी है, 10% ऑफ एक्चुअल, यानी 10% ऑफ एक्चुअल यानी कितना है, 2 लाख। 2 लाख और 50,000 विच एवर इज हायर। तो बेटा लिमिट 2 लाख थी, लेकिन बेनिफिट कितने का हो गया, 3 लाख का। 3 लाख पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ना। सुन एक्चुअली क्या है, अभी आपको जब मैं 50C पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें ये पॉइंट आएगा। कैपिटल गेन जब अपन पढ़ेंगे ना, तब ये पॉइंट आएगा। तो हमको कब की वैल्यू लेनी होती है बेटा, स्टैंप वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट तभी लेते हैं जब आपको कुछ ही पेमेंट प्रिस्क्राइब मोड से मिल जाए। ठीक है, ओके मयंक, ओके खुशी। पोजीशन वाली इग्नोर करेंगे, हाँ बेटा पोजीशन वाली इग्नोर करेंगे। अच्छा सुनो, वहां लिखा होता अकाउंट पे ही चेक नहीं, क्रॉस चेक लिखा होता। तो फिर अब क्या करते, फिर अपन कौन सी लेते, बुकिंग वाली नहीं लेते, पोजीशन वाली, रजिस्ट्री वाली लेते, समझ, क्योंकि वो प्रिस्क्राइब मोड नहीं था, नहीं था। इसलिए तो मैं आपको बोला था 50C, 56, 210 इन सबके अच्छे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो कॉम्बिनेशन बना के पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे बेटा, है ना, अभी पढ़ेंगे। लेकिन मेरे को पहले एलआईसी के क्वेश्चन करवाने। वो आज हर्षित ने टाइम 1 घंटे का रखा, खुद का टाइम 2 घंटे का रख के बेटा। सुनो ना, अब मुझे बताओ, इधर देखो, लाइफ इंश्योरेंस का क्या करें। मेरी इसके बाद क्लास है ना बच्चे यार, वो एडजस्ट में वो नई क्लास चालू हुई ना, तो उसको तो क्या है, उसको तो एक दो क्लास ही लेनी है। अपने को तो बीच बीच में फीस कलेक्ट करनी है ना बच्चों से, तो वो समस्या है। तो क्या बोल रहा था मैं अभी, लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस का दो है। एक तो क्या, 1 अप्रैल 23 से पहले, और एक कब ले रखी है, 1 अप्रैल 23 या उससे बाद। सुनो, 1 अप्रैल 23 से पहले ले रखी है, 1 अप्रैल 23 से पहले ले रखी है। तो अपन क्या करते हैं, बस एक ही चीज देखते हैं, लिमिट में होगा तो एग्जाम्प्ट है, और 1 अप्रैल 23 या उसके बाद ले रखी होगी तो लिमिट में तो होना चाहिए, लेकिन 5 लाख को एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर मल्टीपल पॉलिसीज है तो वही पॉलिसी चूज कर लेना अपने हिसाब से, अपना ऑप्शन से, जो 5 लाख की प्रीमियम के अंदर आएगा।
तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। डेथ के टाइम पे हमेशा क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट है। अब बच्चों देखो क्या है, मॉड्यूल में आप जाओगे ना, तो मॉड्यूल के अंदर यहां से चालू हो रहा है ये आपका LIC का, लाइफ इंश्योरेंस का। मतलब ये चैप्टर मेरे को लग रहा है आधे में तो इन्हें लाइफ इंश्योरेंस ही दे रखा है। यहां से लाइफ इंश्योरेंस चालू हुआ, और ये लाइफ इंश्योरेंस क्या हुआ है यहां पर, कहा 10-12 क्वेश्चन के बाद जाकर क्या किया है, खत्म किया है। ये सब जो मैंने आपको शॉर्ट नोट दिए ना, अगर उसने पढ़ लिया ना, तो उसमें आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, थ्योरी मत पढ़ो, सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखो क्या होता। 100% चलेगा बेटा। डेट ऑफ इशू बेटा, वो तो PGP वगैरह मिला के है ना। डेट ऑफ इशू कितनी है, 1 अप्रैल 13, वही है ना शायद, 1 अप्रैल 13। एनुअल प्रीमियम कितनी है, 6 लाख। सम अश्योर्ड कितने हैं, 60 लाख। जो पॉलिसी 1 अप्रैल 23 के पहले है उसके लिए तो 5 लाख देखना ही नहीं है, बस देख लो सम अश्योर्ड के प्रिस्क्राइब परसेंटेज है कि नहीं। तो सम अश्योर्ड कितना है बेटा, 60 लाख, और प्रीमियम कितनी है, 6 लाख, तो 10% ही है। 1 अप्रैल 13 या उसके बाद से कितना होना चाहिए, 10%। तो जो ये 70 लाख मिलेंगे ये पूरे की पूरे क्या होंगे, एग्जाम्प्ट होंगे, इस पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो एलिजिबिलिटी, द कंसिडरेशन रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ए वुड बी एग्जाम्प्ट सिंस द एनुअल प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 10% of the actual sum assured. Moreover, the policy has been issued before 1st April 2023. The limit of 5 lakh is not applicable. एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा है, डेट ऑफ इशू कितनी है, 1 अप्रैल 23, एनुअल प्रीमियम कितनी है, 5 लाख, सम अश्योर्ड कितना है, 50। अच्छा, पॉलिसी कब इशू हुई है, 1 अप्रैल 23 या उसके बाद, तो 5 लाख से ज्यादा होगा, ज्यादा तो ही समस्या है। ये यहाँ पे एग्जैक्ट कितना है, 5 लाख। 5 लाख है और 10% ऑफ सम अश्योर्ड के अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है, रिसीव का 10% नहीं करना है, किसका देखना है, सम अश्योर्ड का। आ गया ना, एग्जाम्प्ट है, ये भी क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट है। The consideration received would be exempt since the annual premium payable on the policy does not exceed 5 lakh and does not exceed 10% of actual capital sum assured. 10% को भी exceed नहीं करता है। अब नेक्स्ट बच्चों देखो, दो पॉलिसी है, दो पॉलिसी ए और बी। एक ए भी कब ली गई है, 23 में, और बी भी कब ली गई है, 23 में। ए की अमाउंट कितनी है, 3 लाख, और बी की कितनी है, 2 लाख। टोटल मिला के कितना है, 5। अच्छा, 5 को तो एक्सीड नहीं हुआ है, और 30 लाख सम अश्योर्ड है उसका, और 20 लाख उसका है, तो दोनों सम अश्योर्ड की लिमिट में भी है। तो जो भी पैसे मिलेंगे आपको, 32 लाख और 21 लाख, जब भी मिलेंगे ये पूरे की पूरे क्या होंगे, एग्जाम्प्ट। तो 32 लाख और 21 लाख एग्जाम्प्ट होंगे। तो ये लिखा हुआ है, इन दिस केस एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम ऑफ ए एंड बी डज नॉट एक्सीड 5 लाख। फर्दर एनुअल प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ए एंड बी डज नॉट एक्सीड 10% of the actual sum assured. Therefore, the consideration received under LIP A and B would be exempt under section 1010D. पांचवा एग्जाम्पल था बच्चों, डेट ऑफ इशू कितनी है, 1 अप्रैल 23, ए और बी। एनुअल प्रीमियम कितनी है, 4.5 और 5.5। अब देखो, अब मिला के प्रीमियम किससे ज्यादा हो गई, 5 लाख से ज्यादा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 5 लाख से ज्यादा हो गया तो कुछ भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। 5 लाख से ज्यादा हुआ तो जिनकी प्रीमियम कितने तक आएगी, 5 लाख तक, उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। अब 5.5 लाख वाली तो क्या हो गई ज्यादा, लेकिन 4.5 लाख वाली की तो क्या मिल जाएगी आपको, एग्जम्पशन। 4.5 लाख वाला एग्जाम यानी 52 लाख क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा। जो 60 लाख मिलेगा वो क्या रहेगा, टैक्सेबल। However, the consideration received under LIPA would be exempt since its annual premium does not exceed कितना है, 5 लाख। Consequently, the consideration received under LIPB alone would not be exempt under section 1010D. अच्छा, जब एग्जाम नहीं है ना 1010D में, तो जो मिलता है अमाउंट वो टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि वो थोड़ी आपने तो प्रीमियम भी भरी होती है, तो हमें इनकम निकालनी होती है। वो इनकम निकालना मैं आपको बताऊंगा, अभी इनकम निकालना आज शायद अपन क्वेश्चन तक ही रह जाएंगे। मतलब कल अदर सोर्सेस कम से कम हमको 10 मिनट देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आखिरी का भी बचा हुआ रहे शीट में, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद कल ही सेट ऑफ पढ़ेंगे, कल सेट ऑफ पढ़ेंगे।
अब ये वाला सोचो क्या करेंगे इसमें। देखो अब इसमें क्या है, एनुअल प्रीमियम कितनी है, 3 पॉलिसी है आपके पास, तीनों कब लिए, 1 अप्रैल 23 या उसके बाद, तो 1 लाख, 3.5 लाख और 6 लाख। तो बच्चों अपन क्या करेंगे, ऐसी पॉलिसी चूज कर लो जिसकी प्रीमियम कितने तक आती है, और सम अश्योर्ड भी चेक कर लेना बराबर है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, ए और बी, ए बी एग्जाम करा देंगे और सी को क्या करेंगे, टैक्सेबल। द एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम ऑफ ए बी एंड सी एक्सीड्स कितना हो गया, 5 लाख। However, the consideration received under A, B would be exempt since the aggregate of annual premium for these two policies does not exceed कितना है, 5 लाख। ठीक है। Consequently, the consideration received under LIPC would be taxable। अच्छा, अब उसके पास कितनी पॉलिसीज है, 4 पॉलिसीज है। 4 पॉलिसीज के अंदर एक्स ए बी सी। अच्छा, एक्स वाली पॉलिसी की कब ली गई है, 1 अप्रैल 23 के पहले, तो बेरादरी से बाहर की है, इसको 5 लाख में काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, ये एनुअल प्रीमियम कितनी है, 550, भले ही 5 लाख से ज्यादा हो लेकिन 10% ऑफ सम अश्योर्ड के अंदर है ना, तो एक्स का जो पैसा होगा वो एग्जम्प्ट होगा, है ना। एक्स का पैसा तो क्या होगा, एग्जाम, क्योंकि देखो सम अश्योर्ड के अंदर है ही सही। अब देखो अब कौन कौन सी पॉलिसीज, जो पॉलिसी कब ले रखी है, ए बी सी, ये कब ली गई है, 1 अप्रैल 23 या उसके बाद। तो अब देखो ये कितनी हो गई, एक है 1 लाख, एक है 3.5 लाख और एक कितनी है, 6 लाख। इनकी मिला के लिमिट किससे ज्यादा हो गई, 5 लाख से ज्यादा। तो भैया आपको सब एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ 3.5 + 1, मतलब आपकी कौन कौन सी पॉलिसी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, एक्स भी एग्जाम्प्ट है, ए भी एग्जाम्प्ट है और बी भी एग्जाम्प्ट है। लेकिन जो पैसा आपको सी से मिलेगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और एक्स को हमने इसलिए काउंट नहीं किया 5 लाख के अंदर क्योंकि वो 1 अप्रैल 2023 से पहले किए गए। अब देखिए उसके पास पॉलिसीज है एक्स ए बी और सी, ये पॉलिसी एक्स ए बी सी। अच्छा, एक्स भी कब ले रखी बच्चों इसने, 2023 या उसके बाद से, और एबीसी भी कब ले रखी है, 2023 या उससे बाद से। अब चलिए इधर देखिए। अच्छा एक बात बताओ, जब प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा होती है, प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा होती है, तो हम एग्जम्प्ट कराने के लिए, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जा। अगर हम एग्जम्प्ट कराने के लिए क्या करें, हम एक्स के बाद ए का पैसा मिल रहा है तो वो एग्जम्प्ट करवा लें, या फिर हमारे पास ऑप्शन है कि कोई सी भी पॉलिसी हम चूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप दिमाग लगा के मुझे बताओ कि कौन सी ऑप्शन आप चूज करोगे। एक्स तो हो ही जाएगा। अच्छा, एक्स तो हो ही जाएगा, बाकी में कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या, कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही इसके अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स को ही एग्जाम्प्ट करवाना है। द कंसिडरेशन रिसीव्ड अंडर एक्स वुड बी एग्जाम्प्ट since the annual premium does not exceed 5 lakh and does not exceed 10% of sum assured. In this case, the aggregate premium of A, B, C exceeds 5 लाख। तो होगा क्या, इसमें तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। So consequently amount received under A, B और C consequently वो would not be exempt, क्योंकि A, B, C में जो पैसा मिलेगा वो एग्जाम नहीं है, है ना। अब वो प्रॉब्लम है ना आपके पास। यहां पर आप चाहते तो क्या कर सकते थे, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या एडवाइस दे सकते थे कि यार ऐसी पॉलिसी चूज कर लेता, एक तो कम से कम 50,000 की भी होती तो उसका अपन को क्या मिल जाता, फायदा। हाँ बेटा, इसका कॉम्बिनेशन बना के अपन को आंसर देना पड़ेगा, मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं। देखो आपको पहले थ्योरी क्या लिखनी पड़ेगी, कि थ्योरी कैसे लिखेंगे इसके अंदर। थ्योरी के अंदर आप क्या करो, ऐसा लिखो कि यार पॉलिसी इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2023, द लिमिट ऑफ 5 लाख इज नॉट एप्लीकेबल, ओनली वी हैव टू चेक वेदर द प्रीमियम इज विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट और नॉट। ये करके आपने लिखा, तो इन द गिवन केस प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर है, हेंस द होल अमाउंट इज एग्जाम। पॉलिसी इज इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2023, तो वी हैव, पहले प्रोविजन लिख दो,
पहले जो आपको जो शीट थी उसमें जो लिखा है वो लिख दो। इन द गिवन केस एग्रीगेट प्रीमियम एक्सीड्स कितना है 5 लाख, तो ओनली दोस पॉलिसीज विल बी सिलेक्टेड हुज एग्रीगेट प्रीमियम इज अप टू 5 लाख। फिर इसमें लिख दो कि इन द गिवन केस एक्स एंड ए, या एक्स या बी, या आप जो चूज करना चाहे वो चूज करिए। समझे आप? प्रोविजन लिखिए, प्रोविजन के बाद आपको जो लिख के दिया ना मैंने वो ही लिख सकते हैं आप। अब इधर और दिमाग खराब किया इनने। एक्स ए बी सी दे दिया। एक्स की अमाउंट सब सारी की सारी कब खरीदी गई है ये पॉलिसीज? 1 अप्रैल 23 या उसके बाद से। तो बेटा देखो, एक्स की कितनी है 2.5 लाख, ए की कितनी है 2 लाख, और बी की कितनी है 2.5 लाख। अच्छा अब मुझे बताओ मैं एग्जाम्प्ट कौन सी करवाऊं? मैं एक्स और ए भी करवा सकता हूं और एक्स और बी भी करवा, कुछ भी ऑप्शन तो मेरा है ना भाई। लेकिन आप बताओ ना क्या एडवाइस करोगे उसको? एक्स और बी एग्जाम करवा दो, एक्स और बी एग्जाम करा। तो देखो यहाँ पे 2 अल्टरनेट लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक्स और ए को भी एग्जाम करा सकते हो, तो फिर बी और सी एग्जाम नहीं होगा। या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप ए को एग्जाम्शन मत लो, तो ए की एग्जाम्शन मत लोगे तो फिर किसकी एग्जाम्शन ले लोगे? पॉलिसी बी और सी की एग्जाम्शन, सॉरी पॉलिसी एक्स और बी की। देखो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। अब इनने एक्चुअली इतना गंदा लिख के दिया ना, उसको पढ़ने में अल्टीमेटली यही समझ में आया अपन को पढ़ के कि आखिरी लाइन पढ़ो, मोस्ट बेनिफिशियल क्या है? एक्स और बी, क्योंकि उसकी मिला के प्रीमियम कितनी हो रही है 5 लाख। अगर आप एक्स और ए को एग्जाम करा रहे तो फिर 50 खो रहे हो ना आप, तो यू कैन चूज दी बेटर ऑप्शन। अच्छा इसमें और ऑप्शन भी बन रहे हैं क्या? देख ले, एक्स ए भी बन रहा है, देखो एक्स ए बन रहा है, एक्स बी बन रहा है, ए बी भी बन रहा है। हाँ देखो ए बी भी बन रहा है, ए बी भी बन रहा है, लेकिन देखो ज्यादा बेनिफिशियल क्या है? एक्स बी, एक्स और बी है ना, एक्स और बी, ए बी एक्स बी और एक्स है। सो द मोस्ट बेनिफिशियल इज एक्स बी। इसकी औकात देखना, पता चला 2 नंबर में पूछ लिया तो पूरा लेटना मत, सीधा एक्स बी करके आना है इसके अंदर, क्योंकि देख के समझ में आ जाएगा अपने को। हाँ 6 नंबर का पूछा तो लेटो, वैसे इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे। अब क्या करा इसने, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग यार? अब इसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे यार, एक्स वाई का भी बनेगा, एक्स वाई का बनेगा, फिर वाई वाई का बनेगा, वाई एक्स ए का बनेगा, एक्स बी का बनेगा। सुनो ना, सबसे अच्छा किसका बनेगा? एक्स बी का, एक्स बी का, तब ए बी का ही बन जाएगा। तो सुनो सुनो सुनो, ए बी का बन जाएगा ना, ए बी का बन जाएगा, जिसकी ज्यादा अमाउंट रिसीड हो रही होगी उसको एग्जम्पशन में लेंगे फिर अपन, जिसको ज्यादा अमाउंट हो रहा होगा ना उसको। तो यहाँ पे एक्स वाई का भी बन रहा है, वाई ए का भी बन रहा है, वाई बी का भी बन रहा है, और ए बी का भी बन रहा है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर लॉट यार। बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है अल्टीमेटली, जहां पे ज्यादा आपको क्या मिल जाए? एग्जम्पशन। देखो एक्स में कितना पैसा मिल रहा है 12, तो मैं बोलूंगा इससे अच्छा है कि यार आप कौन सा ऑप्शन चूज करो। इस वाई में कितना मिल रहा है 24, और ए और बी में कितना मिल रहा है 24 36, तो ज्यादा बेटर क्या है? यहां या तो आप क्या कर सकते हो, वाई बी में भी चले जाओ या ए बी में भी चले जाओ। वाई में 24 लाख है और इसमें 36। वाई का बेनिफिट ईयर से पहले मिल रहा है ना, वाई का बेनिफिट आपको पहले मिल रहा है, तो यू कैन चूज योर ऑप्शंस 24 और 36 वाला। अल्टीमेटली बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? 24 और 36 जो पैसे मिल रहे हैं वो। मतलब मैं समझा नहीं आदर्श आपने जो कहा। अच्छा इधर देखो, प्रीमियम बच्चों, प्रीमियम ऐसा लिखा है कि 4.5 लाख है और 60,000 का जीएसटी है, 60,000 का जीएसटी है। प्रीमियम कितनी है? 4.5 लाख की और 60,000 का जीएसटी है, तो एग्जाम्प्ट कितना करें? मतलब एग्जाम्शन दे कि नहीं दे, एक्चुअली मैं ये पूछ रहा हूं। मिल जाएगी, क्योंकि 5 लाख हमें जो देखना है ना वो जीएसटी छोड़ के देखना है।
1 अप्रैल 23 के केस के पहले बेटा 5 लाख से ज्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना देख लो कि वो 10%, 15% या 20% ऑफ सम अश्योर्ड के अंदर है या नहीं है ना, विदाउट जीएसटी देखेंगे। अच्छा बच्चों सुनो, आपको जो अमाउंट रिसीव हुई है वो पूरी टैक्सेबल नहीं होगी, उसमें से जो प्रीमियम पे करी है वो क्या करेंगे, माइनस। एक बात ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, वाली बात ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। अमाउंट रिसीव हम टैक्सेबल नहीं करते, अमाउंट रिसीव में हम जो प्रीमियम पे करते हैं वो क्या करते हैं, माइनस। जो प्रीमियम हम पे करते हैं वो क्या करते हैं, माइनस करते हैं जो प्रीमियम पे करते हैं। लेकिन बेटा जो प्रीमियम की आपने एटीसी में डिडक्शन ले ली है वो प्रीमियम माइनस नहीं कर पाओगे। सिर्फ जैसे मान लो कि आपने प्रीमियम भरी कितनी, 2 लाख, तो 1.5 लाख की आपने क्या ले ली होगी डिडक्शन, तो आपने 1.5 लाख डिडक्शन, तो कितने की डिडक्शन बच गई आपकी, 50। तो आपने 10 साल तक 50-50 हजार रुपए की क्या ली डिडक्शन, तो 50,000 इंटू कितना करेंगे 10, तो 5 लाख ही क्या कर पाओगे, माइनस। तो मैंने आपको यहां पर ये लिख के दिया है कि हम जो अमाउंट टैक्सेबल करेंगे, अमाउंट जो टैक्सेबल करने वाले हैं वो कैसे करेंगे, जो अमाउंट रिसीव होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमने प्रीमियम, टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड माइनस प्रीमियम, जिसकी हमको डिडक्शन नहीं मिली है वो, और जीएसटी को हमको 5 लाख की लिमिट में काउंट नहीं करना है ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो एलआईसी का हो जाएगा, गिफ्ट का हमने कर लिया, और डिविडेंड का भी हमने देखा। बच्चों इसमें क्वेश्चन नहीं आया है, एक तो वो मैं चाह रहा था कि वो लोन वाला क्वेश्चन आ जाए, सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई वाला। कल एक वो क्वेश्चन भी करेंगे अपन, वो क्वेश्चन भी देखेंगे, और इस अदर सोर्सेज की 10-15 मिनट जो बच्ची कुछ बातें हैं वो भी करेंगे, और फिर कल हम सेट ऑफ चालू करेंगे रिडक्शन वाला पार्ट फिर से। बेटा देख सुन, एलआईसी की जब अपन पॉलिसी लेते तो एटीसी में रिडक्शन मिलती कि नहीं मिलती बच्चे, कुशल, मिलती कि नहीं मिलती, मिलती है ना। आपने 2 लाख की प्रीमियम भरी साल भर की, तो कितने की मिलेगी, 1.5 लाख की मिलेगी बच्चे। तो आप 1.5 लाख ऑलरेडी माइनस कर चुके हो ना अपनी इनकम में से, कर चुके ना। तो अब बेटा ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आप अमाउंट रिसीव हुई है उसमें से वो 1.5 लाख को छोड़ के जो एक्स्ट्रा आपने पे किए थे वही माइनस करोगे ना, ऐसा। ठीक है सो बच्चों, बच्चा कुछ अदर सोर्सेस कल देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।